नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मृदुल अवस्थी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल की स्टडी विद श्लोक में। दोस्तों, लास्ट के वीडियो में मैंने आपको राष्ट्रपति पद की जो प्रत्याशी एनडीए के द्वारा जो घोषित उम्मीदवार थी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, उनके बारे में मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति की चुनाव की घोषणा की जा चुकी है कि कब चुनाव होगा, कब उसका नामांकन होगा और कब मतदान होगा, कब उसकी मतगणना होगी। इस संबंध में पूर्व के वीडियो में मैंने श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में आपको पूरी जानकारी दी थी, जो कि सत्ता पक्ष यानी कि एनडीए के द्वारा घोषित प्रत्याशी थी और उनका हाल ही में अभी नामांकन हुआ है। तो आज मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूं इस राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित कुछ विशेष तथ्य कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। पूर्व के वीडियो में मैंने आपको प्रत्याशी के बारे में जानकारी दी थी कि कैसे क्या होता है, प्रत्याशी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी थी। लेकिन आज का जो मैं वीडियो लेकर के आया हूँ, आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, भारत में राष्ट्रपति चुनने की क्या प्रक्रियाएं होती हैं, क्या उसकी योग्यताएं होती हैं, किस प्रकार राष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से अपील करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकॉन ऊपर साइड में एक बटन आ रहा होगा, बेल बन के आ रही होगी, उस बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि क्लास से संबंधित सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपसे मिस ना हो। तो आज मैं बात कर रहा हूँ भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, इस संबंध में आप सभी को कुछ जानकारी देता हूँ। आज का टॉपिक है हमारा भारत में राष्ट्रपति का चुनाव, कि भारत में राष्ट्रपति हम कैसे चुनते हैं। या अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आती है, अगर मैं इसकी बात करूं, मैं पूरी सारी जानकारी आप सभी को दूंगा, बट कुछ विशेष तथ्य जो है मैं वो आपको बता दूंगा, फिर एक एक चीज़ मैं आपकी क्लियर करूंगा। तो बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं क्लास को ही कंटिन्यू रखूँगा, क्योंकि भारत में जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है ये बहुत विशेष बात होती है, क्योंकि अपने भारत में जो सर्वोच्च ये सैन्य कमांडर भी होता है, क्योंकि अभी इस समय हाल ही में अपने यहाँ सीडीएस का पद रिक्त चल रहा है, क्योंकि सीडीएस की मृत्यु हो चुकी है। तो अभी भी इसकी कमान राष्ट्रपति महोदय जी के पास है, श्री महामहिम रामनाथ कोविंद जी के पास। इसका चार्ज इन्हीं के पास में है और थल सेना प्रमुख इसकी जो सारी डिटेल्स हैं वो राष्ट्रपति को अपडेट करते हैं। और ये हमारा सर्वोच्च सैन्य कमांडर भी होता है, जो तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं वो हमारे राष्ट्रपति महोदय को रिपोर्ट करते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात थी, इसको भी बहुत ध्यान दीजिएगा कि सर्वोच्च सैन्य कमांडर होता है, ये भारत का सर्वोच्च पद होता है। और राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में मैं आपको जानकारी देने जा रहा था, तो उसके पहले ये विशेष बात थी, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अभी हाल ही में सीडीएस का पद रिक्त चल रहा है, क्योंकि इसके पूर्व में सीडीएस जी की मृत्यु हो चुकी है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति का चुनाव। भारत में जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष रूप से इसलिए होता है क्योंकि जो राष्ट्रपति होता है वो जनता द्वारा डायरेक्ट नहीं चुना जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है और ये जनता द्वारा नहीं चुना जाता है। क्यों नहीं चुना जाता है? क्योंकि जो इसमें वोटिंग करते हैं वो जनता के द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि करते हैं। ये इसमें राष्ट्रपति के चुनाव में ये वोटिंग करते हैं, इसलिए ये चुनाव प्रत्यक्ष रूप से ना होकर के ये अप्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रत्यक्ष रूप से वो चुनाव होता है जिसमें जनता के द्वारा डायरेक्ट प्रतिनिधि चुना जाता है,
उसे प्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, क्योंकि उसमें जनता डायरेक्ट वोट नहीं करती है, जनता के द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि वोट करते हैं। तो इसलिए एक चीज़ ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसा होता है, तो राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इससे अगली बात अगर मैं कुछ विशेष जानकारी दूं, तो जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति का उल्लेख जो है वो हमारे अनुच्छेद 52 से लेकर के 61 तक की किया गया है। लेकिन उसमें जो विशेष है, पूरे सभी अनुच्छेद आपको ना बता करके, क्योंकि अगर मैं सारे अनुच्छेद आपको तैयार कराऊंगा तो वो रटने जैसी बात हो जाएगी कि सारे अनुच्छेद हम आपको तैयार करवाते हैं, तो उसमें जो है आप कहेंगे कि सर पूरे अनुच्छेद बुक याद करवा रहे हैं एक तरफ से, तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होती है। बट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी एक जो आपका स्टार्टिंग में है 52, जिसमें राष्ट्रपति के पद के बारे में जानकारी दी गई है कि जो अनुच्छेद 52 है आपका, अनुच्छेद 52, इसमें राष्ट्रपति का पद, भारत में राष्ट्रपति का पद, इसके बारे में जानकारी दी गई है कि भारत में कैसा राष्ट्रपति होगा या क्या योग्यताएं होंगी। इस संबंध में राष्ट्रपति से संबंधित जितनी भी जानकारी है वो आपके अनुच्छेद 52 से लगा करके 61 यहाँ तक की दिया गया है कि अनुच्छेद 61 तक की, कि इसमें 52, 53, 54, 55, 56 जैसे भी है, पूरा 52 से लगा करके 61 अनुच्छेद तक की दिया गया है। भारत में राष्ट्रपति कैसे होगा, क्या अर्हताएं रखेगा या किस तरीके की योग्यताएं उसकी होंगी। और 61 जो है, 61 में राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाने की प्रक्रिया होती है कि कैसे राष्ट्रपति के ऊपर हम महाभियोग लगा सकते हैं। ये चीज़ है कि राष्ट्रपति का महाभियोग कैसे लगाएंगे, ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि राष्ट्रपति का महाभियोग किस प्रकार होता है। तो पूरे अनुच्छेद ना तैयार करके सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अनुच्छेद 52, जिसमें एक भारत के राष्ट्रपति के पद के बारे में जानकारी दी गई है, और अनुच्छेद 61 जिसमें राष्ट्रपति पे महाभियोग कैसे चलाया जाता है, इस संबंध में जानकारी दी जाती है। अब अगर हम विशेष बात करें कि इन अनुच्छेद में अगर सबसे विशेष बात होती है कि भारत में राष्ट्रपति की सबसे विशेष बात कि कैसे होगा, क्या होगा, अगर हम इन सब में बात करें तो इन सब में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के बारे में जानकारी दी गई है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक में कौन कौन से लोग वोट डालेंगे या कौन कौन से लोग निर्वाचन में भाग लेंगे। ये आपका निर्वाचक मंडल है। निर्वाचक मंडल के बारे में इसमें जानकारी दी गई है कि कौन कौन से लोग इसमें भाग लेंगे और कौन कौन से लोग भाग नहीं लेंगे। इस संबंध में पूरी जानकारी इसमें दी गई है। और अगर इसके बाद हम इंपॉर्टेंट बात करें तो अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 55 इसमें दिया गया है कि चुनाव कैसे होगा, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, मतलब प्रत्यक्ष रूप से होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है या किस प्रकार चुना जाता है, इस संबंध में जानकारी दी गई है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल होता है और अनुच्छेद 55 में भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, इस संबंध में जानकारी दी गई है। अगर हम इससे स्पेशल बात करें कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इन दो के अलावा अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है तो वो है 57, अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 ये है कि भारत में राष्ट्रपति क्या दोबारा से चुनाव लड़ सकता है या नहीं लड़ सकता है। इसमें राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित हो सकता है या नहीं हो सकता है। इस संबंध में पूरी जानकारी दी गई है, जैसे कि 52 से 61 तक ये राष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद है। राष्ट्रपति की संबंधित जितनी भी जानकारी है इन अनुच्छेद में दी गई है कि राष्ट्रपति में जैसे 52 में कहा गया भारत में राष्ट्रपति कैसा होगा और 61 में कहा गया राष्ट्रपति पे महाभियोग चलाने की प्रक्रिया कैसे होती है। उनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट 3 अनुच्छेद हैं उसमें ये 3 आपके सबसे इंपॉर्टेंट है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें किसी भी 54, 55 और 57 ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है और 55 में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, और जो 57 है 57 में जो आपको दिया गया है कि राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित हो सकता है या नहीं हो सकता है। इस संबंध में पूरी जानकारी इनमें दी गई है। अब बात करते हैं इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद बात करते हैं 62 की। 62 में राष्ट्रपति के बारे में ये जानकारी दी जाती है कि राष्ट्रपति के चुनाव कैसे होंगे, किस समय होंगे, तय समय पर होंगे या नहीं होंगे, ये जानकारी है। क्योंकि एक जो राष्ट्रपति का कार्यकाल की बात की जाती है तो जो कार्यकाल होता है
वो होता है 5 साल। 5 वर्ष का कार्यकाल होता है और इस अवधि के अंदर ही हमें दोबारा से नया राष्ट्रपति चुनना होता है, या अगर कोई आपातकाल होता है या किसी आकस्मिक उसमें राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या कार्यकाल के दौरान ही राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो हमें नया राष्ट्रपति चुनना होता है। यह 62 अनुच्छेद 62 के में इस संबंध में सारी जानकारी दी गई है कि कैसे राष्ट्रपति के कार्यकाल के पूर्व ऐसा किया जाता है और 5 साल के पूर्व हमें नया राष्ट्रपति चुनना होता है। ये सारी चीजें ये अनुच्छेद से रिलेटेड थी कि जो 52 कार्यपालिका के अंतर्गत भाग 5 संघ का जो है उसमें जो सबसे ए पार्ट है उसमें कार्यपालिका में सबसे पहली जो चीज है वो राष्ट्रपतियों के बारे में जानकारी दी गई है 52 से 61 के बारे में। इसके बाद उपराष्ट्रपति की चीजें हैं वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है 54, 55, 57 और 62, ये 4 अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको जरूर से जरूर किसी भी एग्जाम को देने जाइएगा, तो वनडे एग्जाम हो या आपके एसएससी का एग्जाम हो, तो ये जरूर देख करके जाइएगा। अब अगर हम इसकी बात करते हैं तो राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति के चुनाव की अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले राष्ट्रपति का चुनाव क्यों होता है, कैसे होता है। जो अगर मैं बात करता हूं तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो 1952 दोनों के लिए सेम होता है, बस अनुच्छेद थोड़ा सा अलग अलग दिए गए हैं। चुनाव अधिनियम 1952 में कहा गया था कि भारत में एक राष्ट्रपति की आवश्यकता होती है और भारत में एक राष्ट्रपति कैसे होगा, तो इस संबंध में ये पूरी जानकारी दी गई थी कि कैसे कौन कौन चुनाव लड़ सकता है, कौन चुनाव नहीं लड़ सकता है, किस प्रकार हो सकता है। इस संबंध में इसी अधिनियम के द्वारा भारत में राष्ट्रपति का चुनाव होता है। 1952 है, ये जरूर ये पूछ लिया जाता है कभी कभी कि भारत में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का अधिनियम जो होता है वो कौन सा होता है, तो ये होता है 1952। अब 1952 की अगर हम बात करें तो इसके बाद इसमें जो सबसे पहले भारत में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित पूरी जानकारी दी गई थी कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, क्या क्या योग्यताएं रखता है, एक भारत में एक राष्ट्रपति होना चाहिए, इसकी पूरी जानकारी इसमें दी गई थी। और अगर इसकी हम पूरी सबसे इंपॉर्टेंट बात करें तो इसमें जो दिया गया था कि राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए हमारे पास क्या क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए, क्या क्या व्यवस्थाएं नहीं होनी चाहिए। तो इनमें जो 3 संशोधन हुए थे, इसमें सबसे पहले जो संशोधन हुआ था वो आपका 1974 में हुआ था। में ये कहा गया था कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 2 अनुमोदक और 2 प्रस्तावक, इसके बारे में कहा गया था कि सबसे पहले 2 अनुमोदक होने चाहिए और 2 प्रस्तावक, मतलब 2 आपको जो जानते हो और 2 प्रस्तावक ऐसे होने चाहिए जो आपको प्रस्तावित कर सके कि हाँ ये राष्ट्रपति लड़ सकते हैं। हम इनके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। इसमें 3 संशोधन हुए थे, तो सबसे पहला जो संशोधन हुआ था वो 1974 में हुआ था। उसके बाद 1977, इसमें जब सेकंड हुआ, क्योंकि जब 2 और 2 की बात हो रही थी, 2+2 की बात हो रही थी, तो इसमें सभी लोग ऐसा होता था कि बहुत से लोग चुनाव लड़ लेते थे, 10-10, 12-12 लोग चुनाव लड़ते थे कि नहीं राष्ट्रपति का चुनाव हम भी लड़ सकते हैं, हम भी लड़ सकते हैं। तो जब सरकार ने ये सोचा कि अब क्योंकि इसमें खर्चा बहुत आता है, राष्ट्रपति के चुनाव में भी खर्चा बहुत होता है, चुनाव आयोग ने फिर से एक बार ये देखा और इसके बाद जब दोबारा से इसमें संशोधन किया तो मिनिमम 10 अनुमोदक और 10 प्रस्तावक, सॉरी 10 अनुमोदक और 10 प्रस्तावक की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि अब मिनिमम जो है वो 10+10 होने चाहिए, कि 10 अनुमोदक होने चाहिए और 10 प्रस्तावक होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे भी बात नहीं बनी, यहाँ भी कुछ लोग ऐसे थे जो बहुत बार इलेक्शन लड़ रहे थे, तो उसमें बहुत लोग ऐसे हुए कि बार-बार इलेक्शन हार रहे थे और जब वो अंत तक इलेक्शन तब तक लड़ते रहे जब तक उन्हें 0 वोट नहीं मिल गए। 0 वोट मिलने का रीजन यह था कि उनके 10 अनुमोदक और 10 प्रस्तावक ही उनके पक्ष में नहीं थे जिन्होंने वोटिंग नहीं की, उनके पक्ष में वोटिंग ना करके उन्होंने क्रॉस वोटिंग की, तो इन्हें 0 वोटिंग मिली। अब यहां से सरकार एक बार फिर जागृत हुई
कि यार ऐसा क्या है। अब 10 अनुमोदक और 10 प्रस्तावक भी बहुत बड़ी बात नहीं होती थी। जब इतनी बड़ी बात होती है तो इसमें ये चीज़ें नहीं मैटर करती हैं कि कैसे क्या होता है। अब इसके बाद यहाँ से मैं ऊपर लिख रहा हूँ क्योंकि नीचे थोड़ा सा नहीं दिखेगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो आज भी बरकरार है, ये संशोधन 1997, ये तब से लेकर के अभी तक ये चल रहा है, जिसमें 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक, और दोनों ये और ये डिफरेंट होने चाहिए, मतलब सेम नहीं होने चाहिए, अलग अलग, दोनों अलग अलग होने चाहिए। इनमें से कोई एक नहीं होना चाहिए, तो दोनों अलग अलग होने चाहिए। ये आज भी चल रहा है कि राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए आपको मिनिमम 50 अनुमोदक और मिनिमम 50 प्रस्तावक होने ही चाहिए। आपने देखा होगा कि जब द्रौपदी मुर्मू जी ने अपना नामांकन किया तो उनके साथ मोदी जी और बीजेपी पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, विभिन्न बीजेपी शासित सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री, आपके रक्षा मंत्री, बहुत मंत्रालय के मंत्री थे, तो वो सभी लोग थे। क्यों? क्योंकि 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक मिनिमम रिक्वायरमेंट है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी। ये टिल कंटिन्यू, मतलब तब से लेकर के आज तक राष्ट्रपति के चुनाव चुनने में यही प्रक्रिया चल रही है। अब यहां पे इसके अलावा एक चीज और दी गई थी जिसमें आपके जमानत राशि की बात की गई थी। जमानत राशि ये आपकी 15,000 रुपए, ये मिनिमम 15,000 रुपए थी। ये आज भी है। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए आपको 50 अनुमोदक, 50 प्रस्तावक की जरूरत होगी। उसके अलावा आपको जमानत राशि के रूप में भारतीय खजाने में 15,000 रुपए जमा करने होंगे, जो आपके वैलिड मतों का 1/6 भाग। यदि अगर आपको इतने वोट नहीं मिलते हैं तो ये राशि आपकी जब्त हो जाएगी। जो 15,000 रुपए है ये जब्त हो जाएंगे। अगर इससे ज्यादा वोट आपको मिल जाते हैं, अगर 1/6 भाग या उससे कम वोट तो आपको मिल रहे हैं, तो आपकी जमानत राशि जब्त होगी। अगर ज्यादा वोट आपको मिल रहे हैं तो ये राशि आपकी जब्त नहीं होगी, ये राशि आपको रिफंड कर दी जाएगी। जैसा आप सुनते हैं कि जब चुनाव होता है तो लोगों ने कहा कि उनकी जमानत जब्त हो गई या उनका ऐसा हो गया। और राष्ट्रपति के चुनाव में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे एक वोट आपको अगर ज्यादा मिल गया, आपको विजयी घोषित कर दिया जाएगा, तो ये चीज राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं होती है। राष्ट्रपति के चुनाव में आपको 50% +1 इतने तो वोट चाहिए ही चाहिए। ये नहीं है कि अगर आपके पास 250 वोट है तो 250 में मान के चलिए 4 प्रत्याशी हैं, एक को 100 वोट मिल गए, एक को 50 मिल गए, एक को 75 मिल गए, एक को 25 मिल गए। अब अगर इस तरीके से वोटिंग हुई तो ऐसा नहीं है कि जिनको 100 मिल गए इनको विजयी घोषित कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। इसके लिए मिनिमम आपको 125 + 1 इतना तो चाहिए ही चाहिए। इतना अकेले आपको 50% +1, जब ये आंकड़ा आप टच कर लेंगे तो आपको विजयी घोषित किया जाएगा। क्योंकि इसके बारे में पूरी जानकारी अभी दूंगा, अभी तो मैं कैसे कैसे वोटिंग होती है उसके बारे में जानकारी दे रहा था। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। ये तो आपको कैसे लड़ा जाता है चुनाव, क्या प्रस्तावक होने चाहिए, नामांकन के पूर्व की प्रक्रिया थी, ये मैंने आपको बताया। अब राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग कौन कौन करते हैं, तो जो वोटिंग करते हैं, देखिए वोटिंग में 2 टाइप के लोग होते हैं। वोटिंग में 2 टाइप के लोग होते हैं। यहां पे लोकसभा प्लस राज्यसभा, इनके निर्वाचित सदस्य, और यहां पे सभी राज्यों के निर्वाचित विधानसभा सदस्य। देखिए ये तो इंपॉर्टेंट चीज थी कि ये मैंने बताया कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, इसमें राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत सदस्य वोटिंग नहीं करेंगे, ये ध्यान रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और यहां पे सभी राज्यों की मैंने बात की कि सभी राज्यों के निर्वाचित विधानसभा सदस्य का मतलब एमएलए, आपके जो एमएलए हैं वो वोटिंग करेंगे। और इसके अलावा जो विशेष होता है वो आपका दिल्ली और पांडुचेरी,
ये दो यूनियन टेरिटरी हैं। अब ये दो केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनके भी विधानसभा सदस्य, इतने लोग यहां पे वोटिंग करते हैं कि सभी राज्यों के निर्वाचित विधानसभा सदस्य, एमएलए जिनको हम बोलते हैं, प्लस दिल्ली व पांडुचेरी, ये जो है आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो इनके सभी निर्वाचित विधानसभा सदस्य, इतने लोग वोटिंग करते हैं। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि कैसे कैसे लोग वोटिंग करते हैं, कितने लोग यहाँ पे वोटिंग कर सकते हैं, तो ये अगर पूरी हम बात करें तो जो राज्यसभा सदस्य, लोकसभा सदस्य हैं वो आपके 543 हैं, मतलब लोकसभा सदस्य 543 लोकसभा सदस्य हैं, ये सभी लोग वोटिंग करते हैं आपके। और जो आपके राज्यसभा सदस्य हैं वो करंट में 233, ये लोग वोटिंग करेंगे यहाँ पे। लोकसभा के 543 सदस्य और राज्यसभा के 243 सदस्य, इतने लोग यहाँ पे ये वोटिंग करेंगे आपके, ये भी निर्वाचित होते हैं। मतलब निर्वाचित सदस्य तो दोनों में कंपलसरी है कि एक लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे, ये आपके स्टेट लेवल पे होते हैं। तो स्टेट लेवल में आपके सभी राज्यों के निर्वाचित जो विधानसभा के सदस्य होते हैं वो होते हैं। अब पूरे राज्यों में जो आंकड़ा जहां तक सरकार के द्वारा घोषित किया गया है उसमें ये आंकड़ा और इसके अलावा ये जो सभी एमएलए हैं ये लगभग 4120 हैं। मतलब ये 4120 एमएलए वोटिंग करेंगे और 233 राज्यसभा के सदस्य वोटिंग करेंगे और ये 543, ये 18 जुलाई 2022 ये राष्ट्रपति के चुनाव, पूर्व के वीडियो में शायद मैंने 19 तारीख बोली थी, राष्ट्रपति चुनाव मतदान ये 18 जुलाई को होगा। उसमें 543 लोकसभा सदस्य, 233 राज्यसभा सदस्य और 4120 ये लगभग एमएलए हैं पूरे भारत देश में, जिसमें दिल्ली और पांडुचेरी के भी सदस्य ऐड हैं। इतने लोग लगभग राज्यसभा मतलब राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया में भाग लेंगे और वोटिंग करेंगे। इसमें मैंने पक्ष विपक्ष की कोई बात नहीं की है। जो टोटल निर्वाचित सदस्य हैं मैंने उनकी बात की थी कि 28 राज्यों के जो आपके ये हैं, ये 28 राज्यों के 28 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पांडुचेरी के जो सदस्य होंगे, इतने लोग वोटिंग करेंगे। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जो एक विधायक के वोटिंग का मूल्य होता है वो कितना होता है और सांसद के वोटिंग का मूल्य कितना होता है। तो जो यहां पे बात करते हैं वोटिंग की, तो वोटिंग का जो मूल्य होता है उसमें देखिए जो राज्यों की अगर हम बात करते हैं तो राज्यों की जो होती है वो कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या बटे कुल सीट या कुल विधायकों की संख्या, ये एक विधायक के वोट का मूल्य ये होता है कुल जनसंख्या बटे कुल विधायकों की संख्या और इनटू 1/1000। ये आपकी ये होती है कि कुल आपके जितने भी जनसंख्या होती है, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश की निकालनी है तो उत्तर प्रदेश का इस समय करंट में 208 चल रहा है, कुछ जगह 208 मिलेगा, कुछ जगह 207 मिलेगा। ये विशेष तथ्य हैं, तो ये जानकारी निकल के जो आती है, ये आंकड़े निकाले नहीं जाते हैं। ये कुछ किताबों में आपको 208 मिलेगा और कुछ पुस्तकों में 207 का आंकड़ा दिया गया है। ये आपके एक विधायक का मूल्य कितना होता है, ये कैसे निकाला जाता है, ये चीजें होती हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो सांसद के वोटों की बात करते हैं कि एक सांसद के मूल्य कितना मूल्य होता है। तो अगर हम सांसद के वोटों की बात करते हैं तो वो सांसद के वोटों में की जो मूल्य निकाले जाते हैं, एक सांसद का वोटिंग का मूल्य कैसा होता है, तो उसमें जो आपके होते हैं, जो आपके राज्यों में सबसे ज्यादा मतलब जो क्या बोलते हैं, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, विधानसभा के निर्वाचित विधायकों के वोटिंग का जो मूल्य होता है वो होता है, और संसद के कुल जो आपके सांसद होते हैं वो होता है। मतलब यहां पे होता है
कुल निर्वाचित विधायकों के मूल्य की संख्या और संसद सदस्यों की कुल संख्या। जी, सांसद सदस्यों के निर्वाचित कुल जो सदस्य होते हैं, ये हल्का सा गलत लिख गया है यहाँ पे। कुल सदस्यों की संख्या ये निकाला जाता है, ये आपके एक सांसद के वोट का मूल्य है। ये है, ये आपका पहले, इसके पहले मैंने आपका एमएलए का बताया और ये आपका विशेष बताया। अब अगर हम बात करें कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, भारत में जो राष्ट्रपति है वो 25 जुलाई को ही शपथ क्यों लेता है। 25 जुलाई को शपथ लेने का रीजन ये है कि आपके जो मुहिम रामनाथ कोविंद जी हैं, इनका कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म हो रहा है। 24 जुलाई को ये कार्यकाल खत्म हो रहा है। 24 जुलाई 2022 को रामनाथ कोविंद जी का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। अब अगर रामनाथ कोविंद जी का कार्यकाल समाप्त हो रहा है तो इसके बाद अगर हम बात करते हैं 1977 में, 1977 में 25 जुलाई को ही नए राष्ट्रपति के द्वारा शपथ ली गई थी। आई थिंक नीलम संजीव रेड्डी हैं, ये नाम में मुझे कुछ कंफ्यूजन है, लेकिन मेरे हिसाब से नीलम संजीव रेड्डी है। नीलम संजीव रेड्डी जी ने 25 जुलाई 1977 इस डेट को 25 जुलाई को ही शपथ ली है। तब से लेकर के आज तक भारत में जो नया राष्ट्रपति होता है वो 25 जुलाई को शपथ लेता है। उम्मीद करता हूं कि आने वाली 25 जुलाई को हमें भारत के नए राष्ट्रपति के रूप में जो भी शपथ लेगा, श्री यशवंत सिंह जी या द्रौपदी मुर्मू जी शपथ लेंगी, ये तो हमें निर्वाचन के बाद मतगणना होगी, उसमें पता चलेगा। 18 जुलाई को हमारी वोटिंग होनी है, तो उसके बाद हमें यह पता चलेगा। उम्मीद करता हूं कि ये जो जानकारी मेरे द्वारा आपको दी गई है कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, ये आपको पसंद आई होगी और आपकी समझ में आई होगी। तो आशा करता हूं आप सभी लोग इस क्लास को शेयर करेंगे और अपने मिलने वाले फ्रेंड को जरूर से जरूर शेयर करेंगे। क्लास का रिव्यू जरूर दीजिएगा। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में मैंने आपको बताया। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, ये सभी लोग आप लोग डिसाइड करके मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा कि कैसे क्या पढ़ाना है। सभी को क्लास समझ में आई होगी। अगर आपका कोई मन में डाउट है तो आपको जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म दिए गए थे, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको सेंड किया जाएगा। धन्यवाद।